नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे खबरों का। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को लेकर चेतावनी भी दी है। पीएम मोदी ने कहा लोकतंत्र के लिए साथ काम करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके तहत राष्ट्रीय अधिकारों को भी मान्यता देनी चाहिए और व्यापार निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को ही ले लीजिए, सभी लोकतंत्रों के लिए साथ काम करके ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि गलत हाथों में ना जाए, जो हमारे युवाओं को बर्बाद कर सकता है। Wrong hands which can spoil our youth. Friends, we are at a historic moment of choice. Whether all the wonderful powers of technology of our age will be instruments of cooperation or conflict. Coercion और चॉइस, डोमिनेशन और डेवलपमेंट, ऑपरेशन और अपॉर्चुनिटी। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अवर पार्टनर्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन एंड बियॉन्ड हियर द कॉल ऑफ अवर टाइम्स एंड वी आर प्रिपेयर्ड। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 19 नवंबर को झांसी में स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए उपकरणों को सशस्त्र बलों के तीनों सेना प्रमुखों को सौंपेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि वो एक कार्यक्रम में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से डिजाइन और विकसित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को वायु सेना प्रमुख को सौंपेंगे। इसके अलावा भारतीय स्टार्टअप द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए ड्रोन और यूएवी को थल सेनाध्यक्ष को और डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किए गए और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा नौसेना के जहाजों के लिए निर्मित उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट को नौसेनाध्यक्षों को सौंपेंगे। पीएमओ ने बताया कि एलसीएच के प्रभावी लड़ाकू भूमिकाओं के लिए उन्नत तकनीकों और रणनीतिक सुविधाओं को शामिल किया गया है। इसे युद्ध अभियानों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया था। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे इसकी खासियत का क्या है। ये किसी भी मौसम में उड़ान भरने के लिए सक्षम है, साथ ही 6500 मीटर सर्विस सीलिंग के लिए ये सक्षम है और इसी के साथ तमाम अहम पॉइंट्स इसके जो आपको मुख्य तौर पर समझने की ज़रूरत है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल के लिए ये पूरी तरह से अगर कहें और सक्षम इसे माना गया है। नाइट ऑपरेशन अगर कोई भी करना हो तो उसके लिए भी ये पूर्ण रूप से सक्षम है। फॉरवर्ड सर्च लेज़र रेंज फाइटर से लैस है ये। और इसी के साथ ये भी बता दें कि 4, 70 या 68 mm रॉकेट ले जाने की भी एक क्षमता रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को राहत देने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा परमबीर सिंह को जब तक राहत नहीं दी जा सकती जब तक वो ये नहीं बताएंगे कि वो कहां है। दरअसल परमबीर सिंह ने गिरफ्तारी से राहत की मांग की थी। कोर्ट ने मांग को ठुकराते हुए पूछा पहले आप ये बताइए है कहां, भारत में है या बाहर, इसके बिना याचिका नहीं सुनी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरोपी जांच में शामिल नहीं हुआ, वकीलों को भी नहीं पता कि वो कहां है। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि आप किसी जांच में शामिल हुए ही नहीं हैं, आप सुरक्षा आदेश मांग रहे हैं। हमारा शक गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप कहीं विदेश में हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं तो हम इसे कैसे दे सकते हैं। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह के वकील से कहा कि वो 22 नवंबर तक बताएं कि परमबीर सिंह कहां हैं। परमबीर सिंह की ओर से कोर्ट में कहा गया कि अगर मुझे सांस लेने की इजाजत मिले तो गड्ढे से बाहर आ जाऊंगा। मामले की अगली सुनवाई अब 22 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी जमानत की शर्त को हटाने से इंकार कर दिया है। शर्त के मुताबिक हार्दिक को गुजरात से बाहर जाने के पहले अदालत की पूर्व अनुमति लेनी होगी। हार्दिक पटेल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान कहा कि मेनका गांधी के मामले में आपने फैसला दिया था, ऐसे में मुझे विदेश जाने का मौलिक अधिकार है। बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हम नोटिस जारी करेंगे। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट
से भी हार्दिक जमानत की शर्त को हटाने की मांग कर चुके थे। हालांकि हाईकोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया था, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। बताते चले कि मामला पाटीदार आंदोलन से संबंधित है, जिसमें उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। निचली अदालत ने उन्हें जमानत देते समय ये शर्त रखी थी कि उन्हें गुजरात की स्थानीय सीमा छोड़ने से पहले अदालत की पूर्व अनुमति लेनी होगी। पटेल ने पहले अहमदाबाद सत्र न्यायालय का रुख कर जमानत की शर्त पर 12 सप्ताह की अवधि के लिए अस्थायी निलंबन की मांग की थी। कांग्रेस नेता ने तब कहा था कि वो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के लिए प्रचार करना चाहते हैं। सितंबर 2020 में निचली अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद पटेल ने गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष फैसले को चुनौती दी थी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने यमुना की गंदगी पर चिंता जाहिर की है, साथ ही 6 एक्शन पॉइंट्स भी बताए हैं। कहा कि 2025 तक यमुना की सफाई पूरी कर ली जाएगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि यमुना नदी को इतना गंदा होने में 70 साल लगे, 2 दिन में इसकी सफाई नहीं हो सकती। मैंने दिल्ली के चुनावों में लोगों से वादा किया था कि अगले चुनावों तक इसे साफ कर दिया जाएगा। हमने युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। हमारे पास ऐसे 6 एक्शन पॉइंट हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी कर रहा हूं। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हम बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम यमुना को पूर्ण रूप से साफ कर देंगे। 2025 तक का इसमें समय लगेगा, क्योंकि 70 सालों में यमुना नदी का ये हाल हो चुका है। अब एकदम से ये साफ नहीं हो पाएगी, लेकिन अभियान शुरू कर दिया गया है। धीरे धीरे इसकी सफाई तय है। छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पूरी ट्रांस यमुना एरिया जो है, यमुना पार वाला ईस्ट दिल्ली वाला जो एरिया है, वो पूरा का पूरा सीवर नेटवर्क लग चुका है। लेकिन कितने सारा वहाँ से भी नालियों के अंदर कितना गंद बह रहा है। क्यों? क्योंकि कई लोगों ने सीवर के कनेक्शन नहीं ले रखे, वो अपने घर की गंदगी नालियों में बहा देते हैं। तो अब उनको दिल्ली सरकार उनके घर तक के सीवर खुद लगाएगी। 100% सीवर अब आगे से दिल्ली सरकार लगाया करेगी। और छठा पॉइंट है, जितने मौजूदा हमारा सीवर नेटवर्क है, इस पूरे नेटवर्क की डीसिल्टिंग, इसमें जितनी भी गंदगी पुरानी है सारी की डीसिल्टिंग और इसकी रिहैबिलिटेशन का काम शुरू कर दिया गया है, ताकि इसको स्ट्रेंथन किया जा सके। ये 6 पॉइंट्स का एक्शन प्लान है, जिसके ज़रिए हमारे इंजीनियर्स और ऑफिसर्स को पूरी उम्मीद है कि हम 2025 फरवरी तक यमुना को ज़रूर साफ कर लेंगे। एक एक पॉइंट पे मेरी नज़र रहेगी। एक एक पॉइंट पे स्पेसिफिक माइलस्टोन्स बनाए हैं कि ये काम अगले 1 महीने में क्या होगा, फिर 2 महीने में कितना काम होगा, फिर अगले 4 महीने में कितना काम होगा, 15 दिन में। माइलस्टोन्स हैं, इसके ऊपर मैं बड़ी कड़ी नज़र रखूँगा। इसकी टाइम लिमिट्स को हम वो नहीं होने देंगे। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही हम सब दिल्ली वालों का सपना पूरा होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2 दिन में यमुना की सफाई नहीं हो सकती, लेकिन 2025 तक इसे साफ कर दिया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक ले यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा। मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है।
दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब खबर बॉलीवुड जगत से है। बात करेंगे डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा की, जो 46 की उम्र में जुड़वा बच्चों की मां बन गई है। सैरोगेसी के जरिए प्रीति जिंटा और उनके हस्बैंड दोनों मां बाप बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर लोगों के साथ गुड न्यूज शेयर करते हुए कपल ने बच्चों का नाम भी बताया। प्रीति और गुडनफ ने अपने बच्चों का नाम जय और जिया रखा है। आइए अब जानते हैं कि उनसे पहले बॉलीवुड के वो कौन से सेलेब्स हैं जिन्होंने सैरोगेसी के जरिए बच्चों को जन्म दिया है, क्योंकि अब ये ट्रेंड हम आमतौर पर देख पा रहे हैं इंडस्ट्री में कि सैरोगेसी के जरिए जन्म दिया जा रहा है बच्चों को। सबसे पहले हम शिल्पा शेट्टी की बात करेंगे। 2020 में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने भी सैरोगेसी की मदद से एक बेटी को जन्म दिया था। शिल्पा और राज ने छोटी सी बच्ची का नाम समीक्षा शेट्टी कुंद्रा रखा था। आपको बता दें, उसके बाद से दोनों के घर में बहुत खुशी का माहौल था, दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। और उसके बाद अगर हम बात करें, न सिर्फ शिल्पा शेट्टी का नाम इस लिस्ट में शामिल है, बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान का नाम भी इस लिस्ट में है। गौरी खान और शाहरुख खान भी उन सेलेब्स में से एक है जिन्होंने सैरोगेसी के जरिए पेरेंट्स का बनने का फैसला लिया। 2013 में शाहरुख गौरी के बेटे अब्राम की अगर बात करें, उनका जन्म भी सैरोगेसी के ही थ्रू हुआ था। न सिर्फ शाहरुख खान बल्कि और भी कई ऐसे बड़े किरदार, ऐसे बड़े लोग जिनमें एकता कपूर का भी नाम शामिल है। टेलीविजन अगर सीरियल्स की हम बात करते हैं तो उनके नाम के आगे ऐसे बड़े बड़े सीरियल्स जिनकी पहचान हो चुकी है और वो सिर्फ सीरियल्स के नाम से ही पहचानी जाती हैं। एकता कपूर ने भी सैरोगेसी के माध्यम से बच्चों को जन्म दिया। और उसके बाद ये सभी सेलेब्स जब भी मीडिया के जरिए अपनी बात पहुंचाने की इन्होंने कोशिश की तो यही कहते नजर आए कि बहुत ज्यादा ये खुश है। करण जौहर ने भी सैरोगेसी का ही सहारा लिया था। पेरेंट्स की लिस्ट में करण जौहर का भी नाम आता है सामने। करण के दोनों बच्चे यश और रूही सैरोगेसी के जरिए हुए थे। करण को कई बार इंटरव्यू में अपने बच्चों का जिक्र करते हुए भी देखा गया है। एकता कपूर के भाई अगर तुषार कपूर की भी हम बात करें तो उन्होंने भी सैरोगेसी का सहारा लिया था। वो भी अपने बेटे के साथ बहुत ज्यादा खुश नजर आते हैं। ये सेलेब्स जब भी इंटरव्यू देते हैं तो उनका यही कहना रहा है कि जब से इनके बच्चे इनकी जिंदगी में आए हैं तभी से इनका जीवन बदल चुका है। तुषार कपूर की हम बात कर रहे थे। अपनी बहन से पहले तुषार कपूर ने बिना शादी किए बच्चे की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया और 2017 में सैरोगेसी के जरिए बेटे लक्ष्य के पिता बन गए। हाल ही में तुषार ने बेटे के साथ पूजा करते हुए भी एक फोटो शेयर किया था। करण जौहर ने भी सैरोगेसी का सहारा लिया। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा हो या फिर करण जौहर हो या फिर शाहरुख खान हो, इन सभी सेलेब्स ने सैरोगेसी का सहारा लिया है। और अब प्रीति जिंटा भी एक बार कहीं की इस लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं। जुड़वा बच्चों को उन्होंने जन्म दिया है और उनका जो घर है अब किलकारियों से गूंज उठा है। बढ़ते आगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और क्षेत्र के देशों को एक साथ आने का आग्रह किया है ताकि अफगानिस्तान में पक्षपातपूर्ण हितों से ऊपर उठकर अफगानिस्तान में समावेशी व्यवस्था को स्थापित किया जा सके। भारत ने कहा कि यह व्यवस्था अफगान समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हो। तालिबान के कब्जे के बाद जिस अंतरिम सरकार का ऐलान किया गया है उसमें महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदाय की भागीदारी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के दूत टीएस त्रिमूर्ति ने बुधवार को अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा, भारत अफगानिस्तान के लोगों को अति आवश्यक सहायता के त्वरित प्रावधान को सक्षम करने की दिशा में काम करने के लिए अन्य हितधारकों के साथ समन्वय करने का इच्छुक है। इस बात पर जोर देते हुए कि हाल ही के सालों में अफगानिस्तान ने पहले ही बहुत रक्तपात और हिंसा देखी है, त्रिमूर्ति ने कहा, अफगानिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है। लोगों को आपातकालीन स्तरों पर संकट का सामना करना पड़ रहा है। अफगान के लोगों को बुनियादी खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल मानवीय सहायता की जरूरत है। राजदूत ने इस बात पर भी जोर दिया कि पिछले 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
वहीं भारत और चीन के बीच LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सीमा विवाद के बीच ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट ने चौंकाने वाला दावा किया है। सैटेलाइट इमेज के आधार पर दावा किया जा रहा है कि चीन ने डोकलाम के करीब भूटान का जो विवादित इलाका है वहां 4 नए गांव बना लिए हैं। समाचार एजेंसी के मुताबिक मई 2020 के बाद ही इन 4 नए गांवों का निर्माण किया गया। ये इलाका चीन के यागांडू चुम्बी वैली से सटा है, जो भूटान का ही इलाके के करीब है। ये इलाका काफी लंबे समय से चीन और भूटान के बीच विवादित रहा है। हालांकि अभी ये भी साफ नहीं है कि करीब 100 वर्ग किलोमीटर का ये इलाका भूटान ने चीन को दे दिया है या फिर नहीं। हाल ही में चीन और भूटान ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए करार भी किया था। बताते चलें कि इसे महीने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया था कि भारत से सटे विवादित इलाकों में चीन अपने गांव बसा रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश से सटे विवादित इलाके में 100 घरों वाले गांव का जिक्र खास तौर से किया गया था। वहीं दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब के प्रकाशन और बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा अभिव्यक्ति के अधिकार पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता चाहे तो किताब के विरोध में प्रचार भी कर सकता है, भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विरोध में खंडन का भी प्रकाशन कर सकता है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने हाल ही में अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या लॉन्च की थी। किताब में उन्होंने हिंदुत्व की ISIS और बोको हरम से तुलना की। इसे लेकर काफी बवाल भी हुआ। इस किताब के प्रकाशन, प्रसार और बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर हिंदू सेना ने पटियाला कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। तो आपको बता दें कि याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट ने ये कह दिया कि आपको अभिव्यक्ति का अधिकार है। इस किताब को लेकर सलमान खुर्शीद को सवालों के कटघरे में भी खड़ा किया गया कि आप हिंदुत्व को लेकर इस तरह की टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। उनकी किताब के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की हाल ही में जो किताब सनराइज ओवर अयोध्या लॉन्च की गई थी, उसे लेकर हम ये बात बता रहे हैं। उन्होंने हिंदुत्व की ISIS और बोको हरम से तुलना की और इसे लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ, सवाल उठाए गए। उसके बाद ट्विटर पर उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की थी जहां पर उनके नैनीताल वाले घर पर आग लगा दी गई थी। आपने तस्वीरें देखी थी, हमने खुद दिखाया कि किस तरह से उन्होंने कहा कि यही सवाल मैं उठा रहा हूं कि क्या ये हिंदुत्व है, मैं इसी हिंदुत्व की बात कर रहा था। और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि अभिव्यक्ति की आजादी हर किसी को है। लेकिन वापस अगर हम उन्हीं सवालों पर लौटे तो उस किताब को देखते हुए और जो उनकी टिप्पणी की गई है सनराइज ओवर अयोध्या में, उसे लेकर अब वो सवालों के कटघरे में है। तो किताब में एक अंश में उन्होंने राम मंदिर पर आए फैसले पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि अंत में निश्चित रूप से मस्जिद के मालिकाना हक को संदिग्ध माना गया है, क्योंकि दूसरे पक्ष ने समय समय पर इसमें घुसपैठ करने और कब्जा करने का प्रयास किया है। और मुझे ये लगता है कि ये सब दुखद है और एक ही धारणा सामने रखता है। किताब में जो भी उन्होंने कहा उसका हमने जिक्र किया। बुक के एक पेज पर सलमान खुर्शीद ने केंद्र सरकार के मंसूबों पर प्रश्न उठाते हुए लिखा कि संवैधानिक पीठ ने बहुमत से दिए गए फैसले में साफ साफ कहा था कि 3 तलाक का इस्लाम में कोई स्थान नहीं और ये कानून सम्मत भी नहीं है। इसके बावजूद सरकार 3 तलाक को अमान्य करने के लिए कानून लाई और इसे अपराध बना दिया गया है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि द सैफरन स्काई शीर्षक के साथ पृष्ठ संख्या 113 के अध्याय 6 पर पुस्तक के एक अंश में लिखा, भारत के जिस सनातन धर्म और मूल हिंदुत्व की हम बात करते आए हैं वो भारत के साधु संत के नाम से पहचाना जाता है और आज इस पहचान को हम कट्टर हिंदुत्व के बल पर दरकिनार कर रहे हैं। जो इस्लाम जिहादी संगठनों ISIS जैसा है उसी को लेकर उन्होंने ये बात कही है और ये टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कह तो द सैफरन स्काई शीर्षक के साथ पृष्ठ संख्या 113 अध्याय 6 पर पुस्तक के ही एक अंश में लिखा है कि भारत के जिस सनातन धर्म और मूल हिंदुत्व की हम बात करते आए हैं वो भारत के साधु संत के नाम से पहचाना जाता है और आज उस पहचान को हम कट्टर हिंदुत्व के बल पर दरकिनार कर रहे हैं। वर्तमान समय में हिंदुत्व का एक ऐसा राजनीतिक संस्करण ला दिया गया है जो इस्लामी जिहादी संगठनों ISIS और बोको हराम जैसा है। बोको हराम की उन्होंने यहाँ पर बात की और केंद्र पर भी सवाल लगा है।
बुक के एक पेज पर सलमान खुर्शीद ने केंद्र सरकार के मंसूबों पर सवाल उठाए हैं और लिखा कि संवैधानिक पीठ ने बहुमत से दिए गए फैसले में साफ साफ कहा था कि 3 तलाक का इस्लाम में कोई भी स्थान नहीं, कोई भी जगह नहीं और ये कानून सम्मत भी नहीं है। बावजूद इसके सरकार 3 तलाक को अमान्य करने के लिए कानून लाई और इसे अपराध बना दिया गया है। राम मंदिर फैसले पर भी सवाल उठाए गए हैं। किताब के एक अंश में उन्होंने राम मंदिर पर आए फैसले पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि अंत में निश्चित रूप से मस्जिद के मालिकाना हक को संदिग्ध माना गया है, क्योंकि दूसरे पक्ष ने समय समय पर इसमें घुसपैठ करने और कब्जा करने का प्रयास किया, कोशिश की है। और मुझे ये लगता है कि ये सब दुखद है और एक ही धारणा सामने रखता है कि गलत करने वालों को आमतौर पर फायदा होता है। तो ये तमाम अंश जो उस किताब में रहे, जिनका जिक्र किया गया है, वो हमने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।